हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके अकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स जून थर्ड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स के बारे में। ऐसा बोला जा रहा है कि चाइना है ना, ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स अपना रहा है। किसके लिए? तो ताइवान के लिए, साउथ चाइना सी के अंदर और इंडिया के जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं वहाँ पे। तो ये ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स क्या है, पहले हमको इसको समझना चाहिए, बराबर ना। तो एक्चुअली ग्रे जोन वॉरफेयर क्या होता है फ्रेंड्स? तो नाम से पता चलता है कि यहाँ पे वॉर की बात चल रही है। तो नॉर्मली जो वॉर होता है उसके अंदर आर्मी और जो ट्रूप्स है वो एक दूसरे से फाइट करते हैं, राइट ना। लेकिन ये ग्रे जोन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे फिजिकल फाइट्स नहीं होती, बराबर ना। एक ऐसी टेक्निक्स का यूज किया जाता है कि ग्रेजुअल मैनर में जो दुश्मन कंट्री है हम इसके ऊपर अटैक कर रहा है, बराबर ना। कोई फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके नहीं, कोई फिजिकल इक्विपमेंट्स का यूज करके नहीं, कोई भी फिजिकल लड़ाई का यूज नहीं करना है यहाँ पे, बराबर ना। राइट, यहाँ पे ग्रेजुअली सामने वाली कंट्री जो दुश्मन कंट्री है उसको ग्रेजुअली उसके ऊपर अटैक करना है। और ये जो स्टेट होता है वॉर का, ना तो यहाँ पे पीस है ना तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है। ये पीस और कन्फ्लिक्ट के बीच में जो वॉर होता है उसको बोलते हैं ग्रे जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ग्रे जोन बोलते हैं, बराबर ना। तो यहाँ पे ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स अपना रहा है कौन? चाइना। किसके लिए? तो ताइवान के अगेंस्ट, साउथ चाइना सी के अंदर और इंडिया के जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स है वहाँ पे ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स वो अपना रहा है, बराबर ना। तो यहाँ से ये वर्ड आया है ग्रे जोन वॉरफेयर। क्या होता है वो आपको पता चला होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। तो ये ग्रे जोन वॉरफेयर, it refers to the middle, which is unclear space that exists between the direct conflict and peace. पीस और कन्फ्लिक्ट के बीच में जो अनक्लियर स्पेस इसको क्या बोलते हैं? ग्रे जोन वॉरफेयर बोलते हैं, बराबर ना। इट एम्स टू हार्म एन एडवर्सरी विदाउट देम फीलिंग थ्रेटन और रियलाइजिंग दे आर अंडर अटैक। यहाँ पे जो दुश्मन कंट्री है उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई यहाँ पे ये कंट्री के माध्यम से हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। धीरे 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 करके यहाँ पे दुश्मन कंट्री के ऊपर वार करना है, बराबर ना। अगर मैं मैकेनिज्म के बारे में बात करूं कि कौन से मैकेनिज्म से ग्रे जोन वॉरफेयर हो सकता है, तो सलामी स्लाइसिंग का यूज करके। सलामी स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? नाम से पता चलता है यहाँ पे स्लाइस किया गया है कि दुश्मन की कंट्री की जमीन को टुकड़ों टुकड़ों में बांट के उसको अपने कब्जे में किया जाए, बराबर। या तो फिर नेफेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक दुश्मन कंट्री के ऊपर कुछ सेंक्शंस लगाए जाए, साइबर अटैक किया जाए, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस मतलब दुश्मन कंट्री के सामने कुछ डिस इन्फॉर्मेशन फैलाना दुनिया के अंदर, बराबर ना। तो ये सब कुछ टेक्निक्स हैं कि जहां से ग्रे जोन वॉरफेयर हो सकता है, बराबर ना। ओके, अगर मैं ग्रे जोन वॉरफेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊं तो ये है ना बिलो थ्रेशोल्ड ऑपरेशन, मतलब यहाँ पे कोई एग्रेसिव एक्शंस नहीं ली जाती, बराबर ना। तो थ्रेशोल्ड ऑपरेशन जो एक्सट्रीम ऑपरेशन उसके नीचे ही ये किया जाता है, बराबर ना। ग्रेजुअली अनफोल्डिंग ऑफ द बोल्ड स्टेप्स, यहाँ पे एक कंट्री दूसरी कंट्री के खिलाफ कुछ साजिश करता है, बराबर, और कुछ बोल्ड स्टेप उसने प्लान किया होता है और उसको वो एक एक ही साथ अनफोल्ड नहीं करेगा, वो धीरे धीरे समय आने पे अनफोल्ड करेगा, बराबर ना। उसके अलावा लैक ऑफ एट्रिब्यूटेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, aggressor does not accept the responsibility for the such activities and hence distract the responses। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर कोई आतंकवादी हमला हुआ, फॉर एग्जाम्पल वो किसी ने भी करवाया होगा, बराबर ना, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि भाई मैंने करवाया है, बराबर ना। ओके, और हमको पता भी नहीं चलेगा कि भाई ये चाइना से हुआ कि पाकिस्तान से, क्योंकि चाइना हमारे ऊपर ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स अप्लाई कर रहा है, बराबर ना। ओके, तो हमको तो ऐसा ही लगेगा कि भाई पाकिस्तान से आतंकवादी हमला हो रहा है, शायद वो चाइना से भी हो सकता है, चाइना ने भी कुछ हमले करवाए हो सकते हैं इंडिया के अंदर, बराबर ना। लेकिन हमको ऐसा पता नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में आएगा ही नहीं, क्योंकि हम चाइना हमारे पे धीरे धीरे अटैक कर रहा है, ग्रेजुअल मैनर में अटैक कर रहा है, बराबर ना। ओके, तो ये कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ध्यान में रखना है। और कुछ कौन से मेजर्स चाहिए ऐसे वॉरफेयर से बचने के लिए? तो एक्टिव मॉनिटरिंग, ओके। और उसके कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन, हमको अपनी कैपेसिटी को डे बाय डे इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि हम ऐसे वॉरफेयर टैक्टिक्स को जल्दी से पहचान सके इनिशियल फेज के अंदर, बराबर ना। ओके, और अगर मैं इंडिया की प्रिपेयरनेस के बारे में बात करूँ ग्रे जोन वॉरफेयर के अगेंस्ट में, तो हमने कुछ पोस्ट भी बनाई है लाइक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो पोजीशन है, उनका काम क्या है कि वो हमारी जो तीनों तीन ट्रूप है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करती है। तो एक अच्छा कोऑपरेशन बनेगा, एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा तीनों तीन फोर्सेस के बीच में, और हम कुछ जल्दी से कुछ इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे, बराबर ना। उसके अलावा हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सेल्फ रिलायंस हो रहे हैं। हमने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं कि ताकि हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सेल्फ रिलायंस हो सके। और हमने बहुत सारी लाइक माइंडेड कंट्री, जो हमारी जो फ्रेंडली कंट्री है, फ्रेंडली नेशन है हमारे लिए, लाइक यूएस, तो उसके साथ हमने बहुत सारे एमओयू साइन करके रखे हैं कि भाई अगर कोई आपके पास इंफॉर्मेशन आए मिलिट्री रिगार्डिंग, सिक्योरिटी रिगार्डिंग, तो आप हमसे शेयर कीजिएगा, बराबर ना। तो ऐसे कुछ हमने पार्टनरशिप भी करके रखी है। ओके, तो आई थिंक आपको इस पूरी न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा कि व्हाट इज अ ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स। तो ग्रे जोन वॉरफेयर क्या होता है कि ना तो वो कन्फ्लिक्ट होता है, ना तो वो पीस होता है, उसके बीच में जो अनक्लियर पीस हो है, वो उसको क्या बोलेंगे, हम ग्रे जोन वॉरफेयर बोलेंगे। ग्रे जोन वॉरफेयर हम कौन कौन से टेक्निक से यूज कर सकते हैं, तो सलामी स्लाइसिंग, जहाँ पे जमीन को टुकड़े टुकड़े में अपने कब्जे में कर लेना है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक सेंसन्स का यूज कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकते हैं। और उसके अलावा हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा कि भाई ग्रे जोन वॉरफेयर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कौन कौन से मेजर्स चाहिए, एक्टिव मॉनिटरिंग चाहिए, कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए। उसके अलावा इंडिया की प्रिपेयरनेस क्या है ग्रे जोन वॉरफेयर से बचने के लिए, तो हमने एक पोस्ट अपॉइंट की है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत हद तक हम सेल्फ रिलायंस हो चुके हैं, और हमने लाइक माइंडेड कंट्री के साथ कुछ एमओयू साइन किए हैं, जहाँ पे वो हमारे साथ मिलिट्री इंफॉर्मेशन शेयर करती है, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस चीज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी सेकेंड न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, NOAA, ये संस्था के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया कि पैसिफिक ओशन के अंदर जो अल नीनो का इफेक्ट हुआ था, वो अभी खत्म हो गया है, बराबर ना। तो ऐसा एक अनाउंसमेंट हुआ। तो हमारे लिए समझना है कि भी ये अल नीनो क्या है, बराबर ना, और कौन सा इफेक्ट था, वो हमको समझना है, बराबर ना। ओके, नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन एक यूएस बॉडी है, उसने अनाउंसमेंट किया कि अल नीनो कंडीशंस प्रिवेलिंग सिंस मिड 2023 had ended and were replaced by अल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन न्यूट्रल फेज। तो न्यूज़ क्या कह रही है कि ये जो संस्था है, नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके द्वारा क्या अनाउंसमेंट किया गया कि जो अल नीनो कंडीशंस प्रिवेलिंग हो रही थी मिड 2023 से 2023 के बीच से, वो अभी खत्म हो चुकी है, और उसको रिप्लेस किया गया है अल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन न्यूट्रल फेज के द्वारा, बराबर। और अभी आपके माइंड में आया होगा कि फ्रेंड्स सर कि ये अल नीनो क्या है। तो ये अल नीनो को समझते हैं, बराबर ना। ओके, अगर मैं अल नीनो की बात करूँ, तो अल नीनो इज अ climate pattern which is associated with the warming of ocean surface temperature in the central and eastern tropical Pacific Ocean। यहाँ पे ये जो अल नीनो है ना, ये क्लाइमेट पैटर्न है, एक क्लाइमेट पैटर्न है जो किसके साथ एसोसिएट हुई है, ओशन सरफेस टेम्परेचर के साथ। कहाँ पे, सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन के अंदर, बराबर ना। हम मैप के माध्यम से देखें, पैसिफिक ओशन है फ्रेंड्स, बराबर ना। तो यहाँ पे इस पैसिफिक ओशन के अंदर, ये उसके ईस्टर्न साइड पे, ये साउथ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, और ये है ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, आप यहाँ पे इंडिया को देख सकते हो, बराबर ना। राइट, तो यहाँ पे ये पैसिफिक ओशन, यहाँ पे साउथ अमेरिका, आप बोल सकते हो ये पूरा अमेरिकन कंट्रीज है, और यहाँ पे इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये इंडोनेशिया, बराबर ना। राइट, तो ये दोनों के बीच में है पैसिफिक ओशन। ये पैसिफिक ओशन के अंदर ये जो आप रेड फेस देख रहे हो ना, रेड फेस, बराबर ना, नॉर्मली ये होता है रेड फेस, मतलब यहाँ पे जो ओशन टेम्परेचर है ना, ओशन का सरफेस टेम्परेचर वो वार्मर है, कैसा है, वार्मर है। और यहाँ पे ओशन का सरफेस टेम्परेचर वो कूलर है, बराबर ना। ओके, ये नॉर्मल ईयर में ऐसा होता है, तो बराबर ना। तो नॉर्मली जो विंड फ्लो होता है, वो कहाँ से कहाँ होता है, कूलर से वार्मर की तरफ होता है, क्योंकि हवा पतली होती है, तो कूलर से वार्मर की तरफ होता है। तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि एक साइड वार्मर सरफेस टेम्परेचर और एक साइड कूलर सरफेस टेम्परेचर, तो विंड फ्लो हमेशा कूलर से वार्मर की तरफ जाएगा। प्रेशर कहाँ पे क्रिएट होगा फ्रेंड्स, प्रेशर कहाँ पे क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा वार्मर की तरफ, वार्मर की तरफ। तो बोल सकते हैं प्रेशर कहाँ पे कम होगा, कूलर की तरफ। तो जहाँ पे कूलर एरिया ज़्यादा होगा, कूलिंग ज़्यादा होगा, वहाँ पे बारिश होगी, और जहाँ पे वार्मर एरिया ज़्यादा होगा, वहाँ पे बारिश नहीं होगी, बराबर ना। क्योंकि प्रेशर कहाँ पे क्रिएट हुआ,
वार्मर की जगह पे, बराबर ना, विंड फ्लो वार्मर की जगह पे होगा तो प्रेशर डिफरेंस ज्यादा कहाँ पे क्रिएट होगा, कूलर की जगह पे, तो वहां पे बारिश ज्यादा होगी, बराबर ना। तो नॉर्मल ईयर में ऐसा होता है, बराबर ना। तो अगर ये नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया इंडिया के अंदर नॉर्मली गर्मी ज्यादा पड़ती है, बराबर, बारिश कम होती है, बराबर ना। तो अगर हम इसको मैप के थ्रू समझे फ्रेंड्स, तो ये अल नीनो ईयर है, कि जो साल में अल नीनो इफेक्ट होती है वो वाला साल है, और ये नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि ये जो वार्मर टेम्परेचर है पानी का, सरफेस टेम्परेचर, वार्मर टेम्परेचर जो रेड वाला एरिया दिख रहा है वो नॉर्मली इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया की तरफ होता है, और जो कूलर टेम्परेचर है पानी का वो नॉर्मल ईयर में अमेरिका की तरफ होता है, साउथ अमेरिका की तरफ होता है, बराबर ना। ओके। लेकिन पैसिफिक ओशन के अंदर जब अल नीनो ईयर आता है तब जो वार्मर ईयर है सरफेस टेम्परेचर जो पानी का, वो वार्मर सरफेस टेम्परेचर कहाँ पे होगा, अमेरिका की तरफ होगा, और कूलर सरफेस टेम्परेचर कहाँ पे होगा, इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया की तरफ होगा, बराबर ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, तो जो विंड फ्लो है वो अमेरिका की तरफ ज़्यादा फ्लो करेगा। इसके लिए अमेरिका के अंदर जो विंटर भी होगा ना वो अल नीनो के साल के अंदर थोड़ा सा गर्म होगा, विंटर विंटर भी गर्म होगा, तो आप बोल सकते हो कि समर तो कितना गर्म होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके। तो अल नीनो के साल के अंदर ये जो साउथ अमेरिका वाला जो पार्ट है, मतलब अब ये जो पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न साइड है वहां पे ज्यादा गर्मी होती है, विंटर भी थोड़ा गर्म होता है, और और यहाँ पे बारिश भी ज्यादा होती है, बराबर ना, मतलब सब कुछ एक्सट्रीम लेवल पे होता है। और अल नीनो के साल के अंदर ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कि जहाँ पे कोकुलर सरफेस है, बराबर ना, अल नीनो के साल के अंदर तो वहाँ पे बारिश भी कम होती है, कभी कभार तो ड्रॉट कंडीशन भी हो जाती है, विंटर भी कम होता है, और समर भी कम होता है, बराबर ना। ओके। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, बराबर ना। तो अल नीनो के साल में तो नॉर्मल ईयर होता है ना, उससे थोड़ा उल्टा होता है, बराबर ना। ओके। तो अभी अभी ये जो न्यूज़ आया है वो क्या बोला है कि अल नीनो का जो इफेक्ट था पैसिफिक ओशन के अंदर वो कंप्लीट हो गया है, जो 2023 मिड 2023 से चल रहा था वो भी कंप्लीट हो गया है। और अभी वो अल नीनो कौन से कंडीशन में है, साउथर्न ओसिलेशन न्यूट्रल फेज में है, साउथर्न ओसिलेशन न्यूट्रल फेज में है। तो अभी इसकी कंडीशन के बारे में बात करें तो अल नीनो साउथर्न ओसिलेशन साइकिल के दो एक्सट्रीम फेज हैं, एक तो अल नीनो एंड एक ला नीना। ला नीना क्या होता है, तो अल नीनो से पूरा उल्टा होता है, बराबर ना। तो आप बोल सकते हो कि ये जो नॉर्मल ईयर में जो कंडीशन है ना उसको बोलते हैं ला नीना, और जो नॉर्म अल नीनो वाले साल में जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं अल नीनो ईयर, बराबर ना। तो अल नीनो और ला नीना एक दोनों एक एक्सट्रीम फेसिस है, बराबर ना। और उसके बीच में क्या होता है, अल नीनो साउथर्न ओसिलेशन न्यूट्रल होता है, बराबर ना, उसके फेस में ये उसके बीच में ये होता है। तो अभी ये कंडीशन अचीव हो चुकी है, अल नीनो साउथर्न ओसिलेशन न्यूट्रल कंडीशन ऐसी अचीव हो सके, ऐसा ये संस्था बोल रही है, बराबर ना। और ये जो पूरा साइकिल है ना वो हर 2 से 7 साल के बीच में आता है, बराबर ना, हर 2 से 7 साल के बीच में साइकिल आता है रेगुलर इंटरवल पे। और अल नीनो के अंदर क्या होता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर ड्रॉट होता है, बराबर ना, ड्रॉट वाली सिचुएशन आ जाती है, बारिश कम होती है, ठंडी कम होती है, समर भी कम होता है। और अल नीनो के अलावा वाली जो सिचुएशन है ला नीना वाली सिचुएशन में उल्टा हो जाता है, और दोनों के बीच में जो सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं अल नीनो साउथर्न ओसिलेशन न्यूट्रल फेज बोलते हैं, बराबर ना। तो अभी ये फेज अचीव हो चुका है। ओके। हर 2 से 7 साल के बीच में साइकिल रिपीट होती है, बराबर ना। ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क उसके द्वारा एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया, उसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। उसके बारे में बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। ये रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये रिपोर्ट 2016 से हर साल इश्यू किया जाता है। ये रिपोर्ट के अंदर क्या होता है कि हर साल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पीछे यूएन की जो 193 मेंबर कंट्रीज है उसने कितना प्रोग्रेस किया है वो इस रिपोर्ट के अंदर इशू किया जाता है, बराबर ना। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है वो हमको पता होना चाहिए, और ये संस्था के बारे में हम जानेंगे, बराबर ना। राइट। तो अगर मैं संस्था के बारे में बात करूँ तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ये संस्था को 2012 में एस्टेब्लिश किया गया था, अंडर द यूएन सेक्रेटरी जनरल के अंडर में इस संस्था को एस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो संस्था है वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को प्रमोट करती है, ताकि यूएन की जो 193 मेंबर कंट्रीज है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट करें, पेरिस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करें। और ये जो प्रमोशन करती है कि भी किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पेरिस एग्रीमेंट को प्रमोट करना है,
तो कैसे वो इम्प्लीमेंट करती है? एजुकेशन के थ्रू, रिसर्च के थ्रू, पॉलिसीज के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू और ग्लोबल कोऑपरेशन के माध्यम से, बराबर ना। तो एक सिंपल आइडिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये संस्था को 2012 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था। ये संस्था को एस्टैब्लिश क्यों किया गया था? ताकि वो दुनिया के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट कर सके थ्रू एजुकेशन, रिसर्च, पॉलिसी, एनालिसिस एंड ग्लोबल कोऑपरेशन के माध्यम से, बराबर ना। और 2016 से ये संस्था हर साल दुनिया की 193 मेंबर कंट्रीज जो यूएन की है, उसने हर साल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर कितना प्रोग्रेस किया उसके बारे में रिपोर्ट इश्यू करती है, बराबर ना। ओके, अगर मैं इस रिपोर्ट के हाईलाइट के बारे में बात करूं तो ऑन एन एवरेज ओनली 16% ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो टारगेट्स है वो ऑन ट्रैक पे है, बराबर ना। हमको पता है कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं फ्रेंड्स? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जब जिनको कब तक हासिल करना है? 2030 तक हासिल करना है। अभी आपका होमवर्क रहेगा कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन से है, बराबर ना। तो उसमें से मात्र 16%, मतलब मात्र तीन टारगेट 17 का 16% मतलब अप्रोक्सीमेटली 3, मात्र 3 टारगेट वो ट्रैक पे है, मतलब 2030 तक अचीव हो सकते हैं। कौन कौन से? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2, जीरो हंगर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14, लाइफ बिलो वाटर। ये 17 में से मात्र 3 टारगेट ऐसे हैं जो 2030 तक अचीव हो सकते हैं इस संस्था के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 15, लाइफ ऑन लैंड। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 16, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस आर पर्टिकुलरली ऑफ ट्रैक। ये 3 गोल तो पूरे ऑफ ट्रैक है, बराबर ना। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो प्रोग्रेस है वो वेरी करता है सिग्निफिकेंटली अक्रॉस द कंट्रीज विद द नॉर्डिक कंट्रीज लीडिंग। देखो, सबसे ज्यादा प्रोग्रेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर कौन सी कंट्रीज कर रही है? नॉर्डिक कंट्रीज कर रही है। अगेन आपका होमवर्क रहेगा, नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी है? ब्रिक्स कंट्रीज मेकिंग द सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस एंड पुअर एंड वल्नरेबल कंट्रीज लैगिंग फार बिहाइंड, बराबर ना। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो प्रोग्रेस हो रहा है वो कंट्री टू कंट्री वेरी कर रहा है। नॉर्डिक कंट्रीज सबसे ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है, ब्रिक्स कंट्रीज सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर रही है, और जो पुअर और वल्नरेबल कंट्रीज है वो बहुत सारा लेग कर रही है गोल्स को अचीव करने के ट्रैक के ऊपर, बराबर ना। और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है फिनलैंड, विच इज फॉलोड बाय द स्वीडन एंड डेनमार्क, ध्यान में रखना है। तो जो मैंने बोला बोला ना नॉर्डिक कंट्रीज, तो ये 3 कौन सी कंट्री है फ्रेंड्स? नॉर्डिक कंट्रीज है। एक बार आप नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी होती है एक बार आपको देखना है होमवर्क के अंदर। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ, टोटल 166 कंट्रीज का सर्वे किया गया, उसमें इंडिया का रैंक आया है 109, with on-track performance in the poverty reduction and quality education target while decreasing progress in the sustainable cities and climate action target, बराबर ना। तो इंडिया का जो टोटल 166 कंट्री का सर्वे किया गया, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के प्रोग्रेस के अंदर इंडिया का रैंक कौन सा आया है? 109। उसमें इंडिया का जो गोल्स के अंदर ऑन ट्रैक परफॉर्मेंस है वो कौन से गोल्स हैं? तो पोवर्टी रिडक्शन और क्वालिटी एजुकेशन। और कौन से गोल्स के अंदर वो लैगिंग देखने को मिल रही है इंडिया के अंदर? तो सस्टेनेबल सिटीज और क्लाइमेट एक्शन के अंदर, बराबर ना। अगर इस संस्था के द्वारा यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इस संस्था के द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए हैं कि दुनिया के देश ऑन ट्रैक आए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा शुड बी रिमेन द कोर ऑफ द ग्लोबल कोऑपरेशन टू 2050 एंड शुड बी प्रॉपरली फाइनेंस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए फाइनेंसिंग होना बहुत जरूरी है। डेवलप कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस करना पड़ेगा ताकि वो लोग भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर पाए। यूएन एजेंसीज को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग ऑफ द यूएन बेस्ड मल्टीलेटरलिज्म, enhancing the multinational governance of the technological risk and ensure the universal access to the vital technologies and R&D capacities। तो इंश्योर करना है कि जो विटल टेक्नोलॉजीज है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए काम में आ सकती है, जो R&D कैपेसिटीज है वो सभी को मिल सके, सभी को इसके लिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड करनी है। और एक यूएन पार्लियामेंट्री असेंबली एस्टैब्लिश करनी है और रिफॉर्म करना है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और इंडिया को एज अ परमानेंट मेंबर शामिल करना है, बराबर ना। ताकि यहाँ पे जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स है वो अपना वेटो पावर यूज करके कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे हैं। तो इंडिया को एज अ परमानेंट मेंबर शामिल करो और ये वेटो पावर का जो सिस्टम है उसको दूर करना है, यूएन पार्लियामेंट्री असेंबली को एस्टैब्लिश करना है, और ग्लोबल लेवल पे
कोऑपरेशन के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, ऐसा इस संस्था के द्वारा रिकमेंडेशंस दिए गए हैं फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। न्यूज़ क्या थी कि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। कौन सी संस्था के द्वारा? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। टोटल 193 यूएन की जो मेंबर स्टेट्स हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर ईयर बाय ईयर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ये इस रिपोर्ट के अंदर इवोल्यूट किया जाता है। 2016 से ये रिपोर्ट पब्लिश होता है, और ये जो संस्था है वो 2012 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी, यूएन सेक्रेटरी जनरल के अंडर में काम करती है। और अगर मैं इस रिपोर्ट के कुछ फाइंडिंग्स के बारे में बात करूँ, तो रिपोर्ट क्या कहता है कि जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हमने एस्टैब्लिश किया है 2030 तक अचीव करने के लिए दुनिया के वर्ल्ड लेवल पे, उसमें से मात्र 16% जो गोल्स हैं वो ऑन ट्रैक है। और कौन से गोल्स ऑन ट्रैक है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2, गोल नंबर 11 और गोल नंबर 14। कौन से गोल्स ऑफ ट्रैक है? 15, 16, ये दोनों ऑफ ट्रैक है पूरे। और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो नॉर्डिक कंट्रीज है उसके द्वारा किया गया है, और इंडिया का रैंक है 109, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, और रिकमेंडेशंस आपको पता होने चाहिए। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट में फ्रेंड्स, क्या रिसेंटली सेंटर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया ऑफशोर एरियाज एग्जिस्टेंस ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज रूल्स 2024, उसके बारे में बात करें। तो ये जो रूल्स है वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? इट इज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एक्सरसाइजिंग द पावर कन्फर्ड बाय द ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पावर है ये एक्ट के अंडर में। कौन सा एक्ट है फ्रेंड्स? ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002। और उसी के पावर का यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक रूल इंट्रोड्यूस किया गया है, ऑफशोर एरिया existence of the mineral resources rules 2024. दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज। ये एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिलती है कि वो डेवलपमेंट कर सकता है और रेगुलेशन कर सकता है मिनरल रिसोर्सेज का। कौन से एरिया के अंदर? तो टेरिटोरियल वाटर के अंदर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर, और अदर मैरीटाइम जोन्स ऑफ इंडिया के अंदर, बराबर ना। तो एक पर्टिकुलर जोन्स के अंदर मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर डेवलपमेंट और रेगुलेशन करने का अधिकार है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये एक्ट के अंडर में, और उसी एक्ट के अंडर में ये रूल्स को नोटिफाई किया गया है, बराबर ना। अगर मैं इस रूल्स के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये जो रूल्स है ना, वो सभी मिनरल्स के ऊपर अप्लाई होंगे। कौन से मिनरल्स के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे? तो मिनरल ऑयल्स और हाइड्रोकार्बन के ऊपर, और ऐसे मिनरल्स के जो पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के अंडर में जो पार्ट बी में जो मिनरल्स शामिल है ना, उसके ऊपर ये लागू नहीं होंगे। ये जो रूल्स हैं जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किए गए हैं, वो कौन से मिनरल के ऊपर लागू होंगे? तो ऑयल्स के ऊपर। कौन से मिनरल के ऊपर लागू होंगे? सभी मिनरल्स के ऊपर लागू होंगे। कौन से के ऊपर नहीं होंगे? तो मिनरल ऑयल्स और हाइड्रोकार्बन के ऊपर नहीं होंगे, और जो भी मिनरल्स पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, ये एक्ट के अंडर में जो पार्ट बी में जो मिनरल्स आते हैं उसके ऊपर ये रूल्स लागू नहीं होंगे। ये रूल्स के अंदर क्या लिखा है कि भाई किस तरीके से आपको मिनरल का एक्सप्लोरेशन करना है, किस तरीके से आपको उसके ऊपर स्टडीज करनी है, इकोनॉमिक वायबिलिटी असेसमेंट क्लासिफिकेशन किसके अंदर करना है, वो सभी के रिगार्डिंग रूल्स लिखे गए हैं इस रूल्स के अंदर, बराबर ना। लेकिन वो किसके ऊपर लागू नहीं होंगे? तो ये मिनरल्स के ऊपर लागू नहीं होंगे फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, अभी बात करते हैं कि ऑफशोर माइनिंग क्या होता है फ्रेंड्स। ऑफशोर माइनिंग, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं मिनरल रिसोर्सेज, तो ये माइनिंग क्या होता है? तो ऑफशोर माइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिट्राइविंग द मिनरल डिपॉजिट्स फ्रॉम द डीप सीबेड ऑन द डेप्थ ऑफ मोर देन 200 मीटर्स। ऑफशोर माइनिंग क्या होता है कि हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, हमारा जो टेरिटोरियल जोन है, बराबर, मतलब हमारा जो लैंड एरिया से जो हमारे कब्जे में आता है वो एरिया तक, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, तो यहाँ पे जो हमारा पानी है, ये जो पानी है उसके अंदर जो मिनरल्स है उसको निकालने का हमारे पास अधिकार है। कौन से एक्ट के अंडर में? ऑफशोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002 के अंडर में, बराबर ना। ओके, और ऑफशोर माइनिंग किसको बोलते हैं? तो यही पानी में से जो हमारे टेरिटोरियल का जोन है, जो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया है, वहां से मिनरल्स को निकालना उसको बोलते हैं माइनिंग, और इसको बोलते हैं ऑफशोर माइनिंग, बराबर ना। ओके, तो ये ऑफशोर माइनिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिट्राइविंग द मिनरल डिपॉजिट फ्रॉम द डीप सीबेड इन द डेप्थ ऑफ मोर देन 200 मीटर्स, बराबर ना। और अगर मैं ऑफशोर माइनिंग का सिग्निफिकेंस बताऊं इंडिया के अंदर,
तो इंडियाज ऑफशोर मिनरल रिजर्व्स इंक्लूड द गोल्ड, डायमंड, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, मैंगनीज एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स विच इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट, बराबर ना। तो अगर मैं इंडिया की जो टेरिटोरियल जोन है, अगर मैं वहां से ऑफशोर माइनिंग करूँ तो इतनी कुछ चीजें मिलती आती है, बराबर ना। इसके लिए ये ऑफशोर माइनिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हम ऑफशोर माइनिंग करेंगे इतना हमको इंपोर्ट कम करवाना पड़ेगा, बराबर ना, राइट। और इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ऑफ ओवर 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट रिकवरेबल रिसोर्सेज, बराबर ना। तो हमारे पास बहुत अच्छा माइनिंग का सोर्स है, इसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, बराबर ना, राइट। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा कि सेंटर ने अभी इंट्रोड्यूस किया ऑफशोर एरिया रूल्स 2024। ऑफशोर एरिया रूल्स का मतलब क्या हो गया, जो हमारे मिनरल रिसोर्सेज के है जिसको हम माइनिंग करते हैं, जिसका हम ऑफशोर माइनिंग करते हैं, तो हम कौन से मिनरल रिसोर्सेज का हम माइनिंग कर सकते हैं, कौन से मिनरल रिसोर्स का हम नहीं माइनिंग कर सकते, वो इस रूल्स के अंदर लिखा हुआ है। सभी मिनरल्स के ऊपर ये रूल लागू होते हैं। कौन से मिनरल के ऊपर नहीं लागू होते, तो मिनरल ऑयल्स, हाइड्रोकार्बन और जो पार्ट बी में लिखा है इस एक्ट के, वो मिनरल्स के ऊपर ये रूल लागू नहीं होते, बराबर ना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। अभी आपका काम होगा कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है वो आपको पता करना है, बराबर ना। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है वो आपको पता करना होता है, बराबर ना, ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारे नेक्स्ट में फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 को इफेक्टिव बनाया गया है, उसके बारे में बात करें। तो ये जो पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 है वो कैंसिल करेगा कौन से एक्ट को, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए थे। तो ये पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को रिपील करके पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 अभी लागू होगा, बराबर ना। तो अगर मैं इस एक्ट के प्रोविजंस के बारे में बताऊँ तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ द पोस्टल सर्विस विल बी अपॉइंटेड टू द हेड इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट को अभी हेड कौन करेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ द पोस्टल सर्विस ये हेड करेंगे। डायरेक्टर जनरल ऑफ द पोस्टल सर्विस विल हैव द पावर्स टू मेक द रेगुलेशंस ऑन द मैटर्स सच एज द चार्जेस फॉर द सर्विस, सप्लाई एंड सेल ऑफ द पोस्टेज स्टैम्प्स, बराबर ना। तो अल्टीमेटली इंडिया पोस्ट को भी हेड कौन करेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ द पोस्टल सर्विस। हेलो। हाँ। 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 हारो हारो पे। हाँ हाँ हाँ, वो चिंता ना करो, हो गाड़ी। हाँ हाँ पे। हाँ हाँ हाँ। हाँ ना, हाँ। जैसे कि तो एक तो प्रावधान ये हो गया कि भाई पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 के अंदर डायरेक्टर जनरल ऑफ द पोस्टल सर्विस को अपॉइंट किया जाएगा जो इंडिया पोस्ट को हेड करेंगे। सेकंड प्रावधान क्या होगा कि पावर मिलेगी, पावर टू इंटरसेप्ट द पोस्टल आर्टिकल। यहाँ पे क्या बोला गया है कि पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 के अकॉर्डिंग कोई भी पोस्ट ऑफिस के जो ऑफिसर है वो कोई भी स्टेज पे एक पर्टिकुलर पार्सल को ओपन करके देख सकता है। अगर इसको ऐसा कुछ दिखे कि भाई ये कुछ इलीगल हो सकता है अंदर, मतलब ऐसा कोई भी ग्राउंड हो कि भाई यहाँ पे कुछ उसको इलीगल लगता है, बराबर ना, कुछ प्रोहिबिटेड चीज का पार्सल उसको लगता है, तो वो कोई भी स्टेज पे कोई भी पोस्ट ऑफिसर, बराबर ना, वो उसको ओपन कर सकता है, बराबर। उसके पास पावर्स है यहाँ पे इस एक्ट के अकॉर्डिंग, बराबर ना। और ओके, उसके अलावा एग्जेम्पशंस मिले हैं फ्रॉम द लायबिलिटी। यहाँ पे ऐसा बोला है कि पोस्ट ऑफिस विल नॉट इनकर एनी लायबिलिटी विद रिगार्ड टू इट्स सर्विसेज एक्सेप्ट सच लायबिलिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विद रिगार्ड टू अ सर्विस प्रोवाइड बाय द पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे क्या बोला है कि पोस्ट ऑफिस जो भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अगर उसके अंदर कुछ भी हुआ तो उसकी लाइबिलिटी पोस्ट ऑफिस की नहीं होगी, उसको एग्जेम्पशंस मिला है, बराबर ना। देयर आर नो पेनल प्रोविजंस व्हिच इज प्रिस्क्राइब इन द एक्ट कि भाई यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर कुछ फ्रॉड देखने को मिला कि अगर कुछ कोई पोस्ट ऑफिसर की जो मतलब वर्तणूक अच्छी नहीं है तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी का कोई प्रोविजन ही नहीं है इस एक्ट के अंदर में, बराबर ना, राइट। अगर मैं इस एक्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूं तो इट क्रिएट्स अ सिंपल लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर डिलीवरी ऑफ द सिटीजन सेंट्रिक सर्विस, बैंकिंग सर्विस एंड बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम एट द लास्ट माइल। तो यहाँ पे ये जो अभी तक का जो एक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा था वो अंग्रेजों के जमानों का था, लेकिन अभी पोस्ट ऑफिस
बैंकिंग सर्विस भी प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट स्कीम्स के भी बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो ये सभी को यहाँ पे इस एक्ट के अंडर में शामिल किया गया है, बराबर ना। इट इनहेंस द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग, बराबर ना। एंड अगर मैं पोस्टल सिस्टम की बात करूँ फ्रेंड्स, ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओपन किया था पहला पोस्ट ऑफिस 1727 के अंदर। और लॉर्ड डेलहाउसी recognized the Indian Post Office as a separate organization of the national importance, and the present site of the General Post Office of the Calcutta was the site of the first Fort William, बराबर ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 कम्स इनटू इफेक्ट। किसको रिपील किया? पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को रिपील किया। और इस एक्ट के अंदर में डायरेक्टर जनरल ऑफ द पोस्टल सर्विस को अपॉइंट किया जाएगा। इंटरसेप्ट करने का पावर है पोस्ट ऑफिसर्स के पास। उसके अलावा पोस्ट ऑफिसर्स को लाइबिलिटी दी गई है, अरे एग्जेम्पशन दिया गया है लाइबिलिटी के ऊपर से। और कोई भी पेनल्टी का प्रोविजन नहीं इस एक्ट के अंदर में, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया गया है। और पोस्ट ऑफिस जो भी सर्विस प्रोवाइड करती है वो सभी सर्विस को इस एक्ट के अंदर में शामिल किया गया है, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, हमारे नेक्स्ट में फ्रेंड्स, कभी रिसेंटली पीएम के द्वारा इनोग्रेट किया गया नालंदा यूनिवर्सिटी, कहाँ पे? राजगीर के अंदर, बिहार के अंदर, बराबर ना। उसके बारे में बात करें, द न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी विच इज envisioned एज अ सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग इज अ सेट इज ऑल्सो नेट जीरो ग्रीन कैंपस, बराबर ना। तो ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी जो बनाई गई है, जिसका भी इनोग्रेशन किया गया पीएम के द्वारा, तो ये नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। मतलब ये कैंपस के माध्यम से जितना भी कार्बन एमिशन क्रिएट होता है उतना ही वो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर रही है। मतलब ये अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर के अंदर जीरो कार्बन एमिशन कर रही है, बराबर ना, जिसको बोलते हैं नेट जीरो ग्रीन कैंपस। इट इज लोकेटेड नियर द एंशियंट नालंदा ruins एंड was established अंडर द नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 के अंदर में इस यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया है। द डिसीजन एट द सेकेंड ईस्ट एशिया समिट इन द फिलीपाइंस, जो 2007 के अंदर हुई थी, विच इज प्रोवाइडेड द विजिट टू एस्टेब्लिश द नालंदा यूनिवर्सिटी, बराबर ना। तो ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने का जो डिसीजन है वो 2007 के अंदर फिलीपाइंस के अंदर जो सेकेंड ईस्ट एशिया समिट हुई थी वहां पे इस डिसीजन को लिया गया था और अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, बराबर ना। और अगर मैं एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करूँ, तो founded by the Kumaragupta I in the 5th century CE and remain a center of learning till the 12th century CE, बराबर ना। तो अगर मैं नालंदा यूनिवर्सिटी जो एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो इतिहास की जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, बराबर ना, अगर हम उसकी बात करें तो कमर गुप्ता वन के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था 5th सेंचुरी सीई के अंदर। और एक सेंटर ऑफ लर्निंग बना रहा 12th सेंचुरी सीई तक, बराबर ना। मतलब आप बोल सकते हो 700 सालों तक, बराबर ना। ओके, अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूं तो इट वाज अ मोनास्टिक यूनिवर्सिटी, अ महावीरा रेसिडेंशियल एंड एजुकेशनल बिल्डिंग्स। इट आल्सो इंक्लूड्स द स्तूपास, श्राइन्स एंड इंपॉर्टेंट आर्टवर्क्स इन द stucco, स्टोन एंड मेटल, बराबर ना। ओके, और अगर मैं एजुकेशनल एक्सेलेंस की बात करूं तो इट हैड स्टूडेंट्स फ्रॉम चाइना, तिबेट, सेंट्रल एशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, बुर्मा एंड वेरियस अदर कंट्रीज फ्रॉम द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया with fine arts, medicine, mathematics, astronomy, politics, and the art of warfare were the major disciplines. Or admission to the university was strictly by the merit. Exams were conducted by the trained gatekeepers, बराबर ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर कैसा एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये स्ट्रीम्स के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, बराबर ना। और कहाँ कहाँ से कौन कौन से देश में से आएंगे, तो चाइना, तिब्बत, सेंट्रल एशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, बुर्मा, तो ये कंट्री में से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आएंगे, बराबर ना। और जो एडमिशन होगा वो स्ट्रिक्टली बाय मेरिट थ्रू होगा। और एग्जाम्स फिर कंडक्टेड बाय द ट्रेन गेट कीपर्स, बराबर ना। मतलब ट्रेन एजेंसी के द्वारा ये एग्जाम्स किए जाएंगे, एंट्रेंस टेस्ट, बराबर ना, सिंपल। ओके, और ये जो हमारी एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी है, अगर मैं वहाँ पे फॉरेन विजिटर्स की बात करूँ तो इन द 7th सेंचुरी सी चाइनीज स्कॉलर वन क्विंग एंड जुआन जेंग, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को विजिट किया था। और फिर उसके बाद ये यूनिवर्सिटी को उन्होंने क्या बोला था? नाला बोला था फ्रेंड्स, क्या बोला था? नाला, ध्यान में रखना है। और जुआन जेंग जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को विजिट किया था, उन्होंने यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के अंदर में योग शास्त्र पढ़ा। और योग शास्त्र किन से पढ़ा उन्होंने? तो अंडर द चांसलर शिला बद्रा जो हाईएस्ट अथॉरिटी इन योगा माने जाते हैं। और ये यूनिवर्सिटी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिली 2016 के अंदर, बराबर ध्यान में रखना है। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपके इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा कि पीएम ने अभी इनोग्रेट किया नालंदा यूनिवर्सिटी, कहाँ पे? राजगीर, बिहार के अंदर। तो एक नेट जीरो कैंपस है, नेट जीरो ग्रीन कैंपस है।
और इस यूनिवर्सिटी को नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 के अंदर बनाया गया है। और ये नई यूनिवर्सिटी बनाने का जो डिसीजन था वो सेकेंड ईस्ट एशिया समिट हुआ था फिलीपाइंस के अंदर, वहाँ पे ये डिसीजन को लिया गया था। और अगर मैं अभी जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी, अगर मैं उसकी बात करूँ तो इसका एस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा किया गया है? कुमार गुप्ता वन 5th सेंचुरी सी के अंदर। और ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो रिमेन द सेंटर ऑफ लर्निंग टिल द 12th सेंचुरी सी, बराबर ध्यान में रखना है। और अगर मैं इसके आर्किटेक्चर के बारे में बात करूँ तो Mahavira, it was a monastic university, a Mahavira residential and educational building. It also includes the stupas, shrines, important artworks in the stucco, stone and metal, right? और अगर मैं एजुकेशन एक्सलेंस की बात करूँ तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर चाइना, तिब्बत, सेंट्रल एशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, बुर्मा से बहुत सारी कंट्री से लोग पढ़ने के लिए आते थे। कौन कौन सी स्ट्रीम के अंदर यहाँ पे एजुकेशन मिलता था? तो वेद, फाइन आर्ट्स, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड आर्ट ऑफ वॉरफेयर के अंदर एजुकेशन मिलता था। मेरिट के बेसिस के ऊपर यहाँ पे एडमिशन मिलता था। और एग्जाम्स कौन कंडक्ट करता था? तो ट्रेन गेट कीपर्स एग्जाम कंडक्ट करते थे, बराबर ना? ओके। और अगर मैं फॉरेन विजिटर्स की बात करूँ तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे फॉरेन विजिटर्स आ चुके हैं। उसमें से कुछ महान लोग हैं लाइक जुआन जेंग ने यहाँ पे योग शास्त्र सीखा था। किन से? शीला बद्रा से, जिनको योगा का हाईएस्ट अथॉरिटी माना जाता है। और ऐसी यूनिवर्सिटी को 2016 के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का बिरुद मिला यूनेस्को के द्वारा, बराबर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे पीएम के द्वारा एक रिनोवेटेड नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया है, मतलब इनोग्रेट किया गया है, बराबर ना? ओके। तो आई थिंक आपको इस चीज़ पे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारे नेक्स्ट फ्रेंड्स कभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवमेंट दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ ग्रीनफील्ड मेजर पोर्ट एट वडवान इन महाराष्ट्र, उसके बारे में बात करें। द पोर्ट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड थ्रू द स्पेशल पर्पस व्हीकल which is formed by the Jawaharlal Nehru Port Authority and Maharashtra Maritime Board as an all-weather greenfield deep draft major port, बराबर ना? ओके। तो यहाँ पे ग्रीनफील्ड मेजर पोर्ट बनाने का अप्रूवमेंट दिया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा, बराबर ना? किसको दिया गया है? तो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब एक ऐसी कंपनी जो एक स्पेसिफिक काम के लिए ही बनाई गई है। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल किसी तरह बनाया गया है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड, ये दोनों संस्था के द्वारा एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है जो एस्टेब्लिश करेगी ये ग्रीनफील्ड मेजर पोर्ट, बराबर ना? कहाँ पे? वढवान के अंदर। तो ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? तो एक पूरा एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर, बराबर ना? जहाँ पे अभी तक कुछ नहीं था, एक पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, मतलब इसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो greenfield infrastructure is the infrastructure which is developed on the empty land or previously undeveloped land, and a project commissioning, planning and construction process is carried out from the scratch and grassroots level। तो ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? कि जो जो भी प्रोजेक्ट हम पूरे नेकेड लैंड पे बनाते हैं, जहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, अगर आप वहाँ पे नया प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये ग्रीनफील्ड मेजर पोर्ट है जहाँ पे पहले कभी कुछ नहीं था, तो वहाँ पे ये पोर्ट बनाया गया है। और किसके द्वारा बनाया जा रहा है? स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है, किसके द्वारा? नेहरू पोर्टल अथॉरिटी और महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड के द्वारा, ध्यान में रखना है। ओके। और अगर मैं वढवान पोर्ट की बात करूं कि जो ये अप्रूवमेंट मिला है, ये प्रोजेक्ट है पीएम गति शक्ति प्रोग्राम का। पीएम गति शक्ति प्रोग्राम, जहाँ पे ये प्रोग्राम का मेन उद्देश्य ही है कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ऑप्टिमाइज किया जाए। एंड पोर्ट इज टू कम अप इन द पालघर डिस्ट्रिक्ट एंड विल बी बिल्ट ऑन द लैंड लोन मॉडल एंड थ्रू पीपीपी, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये जो वढवान पोर्ट है वो पालघर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से बनाया जाएगा, सिंपल। इन लैंडलॉर्ड मॉडल, पोर्ट अथॉरिटी एक्ट एज अ रेगुलेटरी बॉडी एज वेल एज लैंडलॉर्ड एंड प्राइवेट कंपनीज कैरी आउट द पोर्ट ऑपरेशंस, बराबर ना? तो यहाँ पे तो ये जो पोर्ट जो बनाया जा रहा है वो लैंडलॉर्ड मॉडल पे बनाया जा रहा है। लैंडलॉर्ड मॉडल का मतलब क्या हो गया? कि जो पोर्ट अथॉरिटी है, बराबर, वो रेगुलेटरी बॉडी होगी और जो प्राइवेट कंपनीज है जिसके माध्यम से ये बनाया जा रहा है वो पोर्ट पे ऑपरेशंस करेंगे, बराबर है। पोर्ट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द टू फेसेस विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 23.2 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट्स ऑफ कंटेनर होल्डिंग कैपेसिटी, बराबर ना? और द पोर्ट इज टू हैव अ ड्राफ्ट ऑफ 20 मीटर अलाउइंग द हैंडलिंग ऑफ द मेगा वेसल्स, बराबर ना? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पोर्ट बनाया जा रहा है वढवान पोर्ट। कहाँ पे? पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंडर में और लैंडलॉर्ड मॉडल के अंडर। लैंडलॉर्ड मॉडल का मतलब क्या हो गया? कि पोर्ट अथॉरिटी रेगुलेटरी बॉडी होगी और जो प्राइवेट कंपनी जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करती है वो ऑपरेशन कंडक्ट करेगी, बराबर ना? ओके। अगर मैं इस प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंस के बारे में बात करूँ तो ये जो प्रोजेक्ट होगा वो टर्न अराउंड टाइम को रिड्यूस करेगा ऑफ गुड्स विद द स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, बराबर ना? ओके।
और अगर मैं इंडिया के कुछ पोर्ट्स के बारे में बात करूँ तो पोर्ट्स इन इंडिया आर कैटेगरीज इन द टू कैटेगरीज। एक तो मेजर पोर्ट्स एंड नॉन मेजर पोर्ट्स, मतलब माइनर पोर्ट्स। मेजर पोर्ट्स की अगर बात करें तो दीज आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। टोटल 12 मेजर पोर्ट्स हैं। और माइनर पोर्ट्स की अगर बात करें तो दीज आर अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स और स्टेट गवर्नमेंट। टोटल दोज टू नॉन मेजर पोर्ट्स, बराबर ना। तो पोर्ट्स दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मेजर और नॉन मेजर। मेजर पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर में आता है, और माइनर पोर्ट्स रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, बराबर ना। ओके, और ये जो पोर्ट है वो मेजर पोर्ट है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इसमें समझ में आया।